हेलो बच्चों, आज हम 16 अध्याय में तीसरा अध्याय एक चर का द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, चर एक रहेगा और स्वाभाविक रूप से नाम से पता है कि द्विघात समीकरण अर्थात इसमें चर एक रहेगा। और हम देखेंगे जैसे कोई भी समीकरण जैसे x का चर रहेगा वो इस रूप में ये इक्वल टू 0, ये तुम्हारा एक चर का द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसमें घात 2, घात 1 और 0 या इसका दूसरा रूप भी हो सकता है कि इसमें केवल x का घात 2 वाला हो और एक अचर पद हो और सीधा फिर 0। तो इस प्रकार से देखते हैं कि घात 2 हो, फिर 1 हो, फिर अचर पद या सीधा घात 2 हो और फिर अचर पद तो भी हो, एक द्विघात समीकरण हो गए या इसको वर्ग समीकरण भी बोला जाता है। लेकिन ये एक सामान्य रूप में रहेगा तो ऐसा, और यदि इसको सिंपल रूप में नहीं दिया रहा तो सबसे पहले तुमको इस मानक रूप में लिखना होगा कि घात के बढ़ते क्रम, घात को सबसे बड़े को फिर उसके बाद छोटे को ऐसे करके। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको ऐसे पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप आता है कि आपको दे दिया जाएगा कि एक समीकरण दे दिया और वो मानक रूप में नहीं है, जैसे x/2x इक्वल टू x। अब यहाँ पर तुमको सिंपल सा देख के नहीं बता देना है कि ये एक वर्ग समीकरण है या नहीं, बल्कि इसको पहले हल करोगे और इसका मानक रूप लाओगे कि बड़ा रूप उसका बड़ा घात, फिर छोटा घात, फिर अचर पद ऐसा। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पर हम इसका लघुत्तम निकालेंगे तो ये x और इसके नीचे में हम ये पाते हैं कि 1 है तो नीचे में आ जाएगा x और x का गुणा होगा तो x का घात 2 और -2 और इक्वल टू x। फिर इसके बाद इसको इस साइड हल कर लेते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं इस x का गुणा इधर हो जाएगा तो इधर हो जाएगा x का घात 2 और ऋण 2 और इक्वल टू, यह मान लो माइनस है सवाल में यहाँ, तो माइनस और यहाँ पर भी हो जाएगा -x²। इसके बाद हम इन x² को दोनों को एक साइड करते हैं, -x² और ये इधर आ जाएगा तो +x² और -2 इक्वल टू 0। फिर x² तो ये 2x² और -2 और इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि एक वर्ग समीकरण है। तो इस प्रकार से पेपर में तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप आता है कि एक सवाल दे दिया जाएगा निम्न में से वर्ग समीकरण है, तो वहाँ आपको बताना होगा कि वर्ग समीकरण वो है या नहीं। तो ऐसा यदि रूप में हो, इस रूप में हो जिसमें ये नहीं दिया हो इसका मानक रूप, तो इसको सबसे पहले लघुत्तम निकाल के हल कर लेना और इसको इस रूप में ले आना, उसके बाद ही डिसाइड करना। और यदि ऐसा दिया हो तो उसको सीधा सा हम बता सकते हैं। लेकिन यदि कोई संख्या ऐसा हो जिसमें कोई भी चर का घात अंडर रूट में हो, जैसे ये है, तो हम यहाँ पर इसको बोलेंगे ये वर्ग समीकरण नहीं है। क्योंकि यहाँ पर इसका घात जो है वो, जैसे ये है तो इसमें अंडर रूट है तो इसका घात 1/2 है, इसको अपन हल नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से तुमको ध्यान रखना है कि यदि कोई भी समीकरण दिया हो और उसका हम देखें कि अंडर रूट में हो उसका घात, जैसे ऊपर में ही अंडर रूट आ गया, तो इसको तुमको बता देना है कि ये वर्ग समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से तुमको डिसाइड करना है या बताना है जो भी, तो इसको ऐसे रूप में रहेगा तो उसको मानक रूप में लिखना है, और इस प्रकार से रहा तो उसका घात 2 और 1 होना चाहिए। अंडर रूट रहा कोई भी चर पद का तो उसको बता देना है कि ये नहीं है। अब इसके बाद आते हैं कि इसका मूल क्या होता है, कि एक द्विघात समीकरण है जैसे, तो द्विघात समीकरण का हम देखते हैं
कि जो भी द्विघात समीकरण होगा, तो मान लो एक द्विघात समीकरण इस रूप में है कि जिसमें हम देखते हैं ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, ये मानक रूप है द्विघात समीकरण का। तो इसके लिए x का वह मान जिसके लिए इसमें से बहुपद यदि 0 को हटा देंगे तो यही बहुपद होता है, और बहुपद में यदि इक्वल टू हम 0 रख देते हैं तब वह एक समीकरण होता है। तो इसमें यदि x का मान ऐसा हो कि इस बहुपद का मान मतलब वर्ग समीकरण के इस वाले भाग का मान उसको रखने से यदि 0 आता है तब वह उसका मूल होता है, और यदि नहीं आता तब वह उसका मूल नहीं है। तो जैसे इसको हम एक सवाल के जरिए समझते हैं कि बना के देखेंगे तो हमको आसानी से पता चलेगा कि मान लो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -3/2, और इसमें तुमको बताना होगा कि ये इस समीकरण का दिया हुआ है, इसका मूल है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंपल सा एक बार हम जो दिया है समीकरण उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब एक बार हम इसमें रख देंगे कि x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखेंगे जहाँ पर भी है, जैसे यहाँ पर है तो ये 2 इंटू एक्स की जगह 2² और प्लस 2 और -6 और इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया तुम्हारा 2 और ये 2 दूने 4 और ये 2 का 2 और ऋण 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसका गुणा होगा, ये गुणा है तो 2 चौक 8 और धन 2 और ऋण 6 इक्वल टू 0। तो ये धन धन जुड़ जाएगा 2 पद, तो ये 8 और 2 10 ऋण 6 बराबर 0। तो 10 में से 6 गया तो 4 बराबर 0। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, कि 4 शून्य के बराबर नहीं हुआ, अर्थात जो x बराबर 2 है ये इसका मूल नहीं है, मतलब ये इसका मूल नहीं है। और इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी इसका यदि एक ही हुआ तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये समीकरण का मूल नहीं है। लेकिन इसको भी देख लेते हैं हम कि जैसे इसका भी मान रखेंगे x बराबर ऋण 3/2 रखने पर, तो इसका भी मान रख के हम देखेंगे कि ये क्या बताता है। तो ये इसका मूल जैसे ये 2 इंटू माइनस रहेगा तो उसको हमेशा कोष्टक में करके लिखना, और ये प्लस यहाँ पर x की जगह फिर है तो 3/2 और यहाँ पर -6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो ये 2 इंटू अब ये 3 तिया 9 और 2 दूने 4 और ये धन और ये ऋण, तो इसका हो जाएगा ऋण और 3/2 और ऋण 6 बराबर 0। तो 2 एकम 2, 2 दूने 4 और यहाँ से इसका हो जाएगा 9/2 और ऋण 3/2 और ऋण 6 बराबर 0। तो यहाँ से दोनों का नीचे 2 है तो हम देखते हैं 2 और 9 में से 9 ऋण 3 और ऋण 6 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा ये, इसका लघुत्तम निकाल देंगे तो ये 6 और इसके साथ लघुत्तम निकाल देंगे सीधा, तो 2 छक्के ये 12 और ये बटे 2 बराबर 0। इसको भी देखते हैं हम, तो यहाँ पर भी तो क्या हो जाएगा, ये ऋण 6/2 और बराबर 0, अर्थात यहाँ पर 2 तिया 6 और हम ये देखते हैं कि इसका मान जो है इस साइड में आया ऋण 3 बराबर 0, और मतलब ये नॉट इक्वल टू है, मतलब हम देखें कि x बराबर 2 रखने पर और x बराबर ऋण 3/2 रखने पर दोनों ही क्या होता है, शून्य के बराबर नहीं आया। अतः यहाँ हम लिख देंगे कि यह समीकरण का मूल नहीं है। तो इस प्रकार से हमको
सिंपल सा उसका मान रखना है और बता देना है कि उसका मूल है या नहीं। तो इस प्रकार से तुमको करना है। इसमें केवल ये है कि हम समीकरण लिखेंगे, फिर एक बार एक का मान रखेंगे और एक बार हम दूसरे का रखेंगे और दोनों को देख लेंगे कि वो दोनों जीरो के बराबर आता है कि नहीं। यदि जीरो के बराबर आता है तब मूल है और नहीं आता है तो नहीं है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि एक और समीकरण एक ये दिया है कि इसका मूल ज्ञात करना है, कि वहाँ हम देखें कि उसको बताना होगा कि मूल है या नहीं है। यहाँ पर हम ऐसे करके एक सवाल दिया है, जैसे जो भी उसका हम मूल निकालेंगे। तो मूल निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जैसे हमको दिया है उसको हम सिंपल सा लिख लेंगे, एक्स का वर्ग माइनस 11 एक्स इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम इसका गुणनखंड जैसे करते थे, उसमें जो बहुपद का गुणनखंड करते थे बिल्कुल सेम इसमें करेंगे। तो दोनों में एक्स कॉमन है तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एक्स। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स एक्स का वर्ग है तो माइनस, और 11 एक्स में से निकला तो ये 11 बराबर 0। अब यहाँ से देखो ये दोनों गुणनखंड हो गया, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 11 का गुणनखंड है, गुणनफल है 0। तो इसमें से या तो एक्स इक्वल टू 0 होगा या एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि एक्स का मान एक तो 0 होगा, या इसमें से एक्स को पक्षांतर करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए समीकरण का जो मूल है, समीकरण का मूल दो मूल होगा। एक क्या होगा, एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें समीकरण का मूल ऐसा है। यदि 2 नंबर का सवाल आता है तो ऐसा सिंपल वाला तुमको दिया जाएगा और उसको हमको हल करके ऐसे बताना होगा। मतलब सबसे पहले हम उसका गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके दोनों भागों को हम शून्य के बराबर कर देंगे। अगला एक और सवाल लेते हैं हम कि गुणनखंड करके कैसे लेते हैं। तो ये सवाल अक्सर 5 से 6 नंबर में आता है कि गुणनखंडन करके मूल ज्ञात करना। तो इसको मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये सवाल कई बार आया है तुम्हारा। तो इसमें हमको क्या करना है कि इसको बड़ा सवाल ऐसे लिया गया है ताकि गुणनखंड भी हो जाए और ऐसा कुछ भी दिया रहे तो उसका सबसे पहले हम लघुत्तम निकाल के उसको हल कर लें। तो हम सबसे पहले जो दिया है इसको सॉल्व करके उसी को लिख लेते हैं कि हम, जैसे यहाँ पर हमको दिया कि x प्लस 3 अपान एक्स माइनस 2 और माइनस 1 माइनस एक्स और अपान एक्स और इक्वल टू 17 अपान 4, और जहाँ दिया है कि x नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से हम इसका लघुत्तम निकाल लेंगे। कि इसका लघुत्तम निकालने के लिए क्या होगा कि हम जानते हैं साधारण रूप में कि सामान्य नीचे का गुणा नीचे से होता है, तो एक्स और एक्स माइनस 2, और इस नीचे का गुणा इधर के ऊपर में होता है, तो इस एक्स का गुणा इसमें कर सकते हैं या एक बार ऐसे सिंपल लिख दें। और ऐसा लिखने से क्या होता है, हमको गलती होने का कम चांस होता है। और यहाँ बीच में माइनस हो तो ऐसे माइनस ही लिखेंगे, और इसके बाद जो दोनों है उसको कोष्टक में लिखेंगे 1 माइनस एक्स और दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस 2 और इक्वल टू इधर जितना है 17 अपान 4। अब इसका हम अगले पद में गुणा कर लेंगे, जैसे नीचे वाला है उसका भी गुणा कर लेंगे एक्स एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का वर्ग और ऋण 2 है तो सीधा हो जाएगा 2x। इसका करेंगे तो एक्स का वर्ग प्लस 3x, इसका करेंगे तो चिन्ह समेत करना है, आपको ध्यान रखना है, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो इसलिए हो जाएगा माइनस और एक्स एकम एक्स। अब यहाँ से इसी 1 का गुणा इसमें करेंगे तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और 2 एकम 2। इसके बाद ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा एक्स का वर्ग। अब यहाँ पर इसके बाद जैसे करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 3 माइनस, तो 3 माइनस इसलिए हो जाएगा माइनस और 2 एकम 2, और ये हो जाएगा
एक्स, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 17/4। फिर इसको हम यहाँ से जो सेम पद है उसको हम जोड़ लेते हैं आपस में, या उसको पहले एक साथ लिखोगे तो और बेटर है कि जैसे हम इसको सही सलामत लिखें तो एक्स का वर्ग प्लस एक्स का वर्ग फिर प्लस एक्स वाला आ जाएगा 3x माइनस 2x प्लस 2x। तो ये लिखने का बिल्कुल सही तरीका है कि ऐसा लिखोगे तो कहीं पर भी कोई गलती नहीं होता। यदि हम कोई स्टेप जहाँ छोड़ देते हैं तो वहाँ गलती होने का गुंजाइश ज़्यादा हो जाता है कि कोई भी स्टेप में हम ये करते हैं। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये एक्स का वर्ग हो जाएगा तुम्हारा 2x², और इसमें देखो कि ये हो जाएगा हमारा ये 3x, और ये माइनस है तो ये दोनों मिलके कट जाएंगे कि 3 में से 1 गया तो 2x, और 2x में से 2x गया तो 0, तो ये x वाला कट जाएंगे और हमारे पास केवल बच जाएगा 2, और इसमें हो जाएगा x का वर्ग माइनस 2x और इक्वल टू 17/4। अब यहाँ से हम तिर्यक गुणा कर देंगे, 4 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये 2x² प्लस 2 और यहाँ पर 17 और यहाँ पर x² माइनस 2x। ये अब इसका गुणा कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8x का वर्ग धन 8, और इसमें 17 एकम 17 और 17 दूनी 34x। ऐसा करके फिर इसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे इसको कि जो भी है इसमें हम 8 है तो x का वर्ग वाला या सारे को एक साइड करते हैं। तो क्योंकि इधर ज़्यादा संख्या है x वाला भी, तो सबको इधर पक्षांतर करते हैं, इधर को 0 रख देते हैं। तो 17x का वर्ग और ऋण 8x का, मतलब साथ में लिख लेते हैं x का वर्ग वाले को, और माइनस 34x और ये माइनस 8। अब इसको 17 में से 8 गया तो हो जाएगा ये 9x का वर्ग और ऋण 34x और माइनस 8 और इक्वल टू 0। ये हमारा है वर्ग समीकरण। अब ये वर्ग समीकरण बना, इसी को हम लोग यदि मान लो दूसरा सवाल हल करते तो वहाँ पर हमको क्या है देखना पड़ता कि हम कैसे किए हैं। तो यहाँ पर इसको क्या है, मैं इसलिए बताया कि एक समीकरण इस रूप में दिया हो तो तुमको पहले उसको सॉल्व करना है, लघुत्तम निकाल के उसको हल करना है और उसको इस मानक रूप में लाना है उसके बाद ही हम उसको हल करेंगे, ताकि हमको इसमें ये चीज़ और पता चला कि इस रूप में दिया रहे उसको हम कैसे हल करते हैं। तो यहाँ से अब हम जैसे गुणनखंड करते हैं तो उसी रूप में हम इसको कर लेते हैं। जैसे 9 का गुणा पहले 8 में करेंगे तो 9 8 72 होता है, तो 72 होता है दोनों मिलके। तो हमको 34 को 2 ऐसे भाग में तोड़ना है ताकि गुणा करे तो 72 आए और जोड़े या घटाए तो 34 आए। तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे सिंपल सा है 36 दूनी 72, तो ये 34 को हम 2 भाग में तोड़ेंगे कि जैसे 9x² और माइनस 36x और प्लस 2। तो यहाँ पर तुमको ध्यान रखना है जैसे 36 इससे बड़ा है और 1 इससे छोटा है, तो यहाँ पर जब लिखोगे तो एक चीज़ का ध्यान रखोगे कि एक तो बड़ा संख्या ऋण करेंगे तब हमारे पास ऋण 34 आएगा और छोटे संख्या को धन। प्लस एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस को पहले लिखना और प्लस को बाद में। इससे सहूलियत ये होगा कि इसके बाद हम कोष्टक लगाते हैं, जैसे 9x का वर्ग ऋण 36x, फिर इसको ऐसे करके कोष्टक लगा दिए जैसे गुणनखंड में पढ़े, और यहाँ प्लस है तो यहाँ सीधा लगा दिए प्लस और 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर हम देखते कि इसको पहले रखते और इसको माइनस को बाद में, तो होता कुछ नहीं, लेकिन वहाँ पर गलती होने का चांस होता है कि कभी कभी हम कोष्टक लगाते हैं तो माइनस चिन्ह हो तो वहाँ से हम उसको कॉमन निकालना भूल जाते हैं। तो ज़्यादातर ट्राई करना कि यदि एक प्लस एक माइनस हो तो माइनस को पहले लिख दोगे और उसके बाद प्लस को, तो वहाँ पर
हमको हल निकालने में ज़्यादा सहूलियत होगा या आसानी होगा। फिर यहाँ से दोनों से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या कॉमन है, 9 एकम 9, 9 चौक 36 और एक्स और एक्स, तो यहाँ हो जाएगा 9x और 9 एकम 9 और 9 चौक 36। तो यहाँ पर जैसे आया तो तुमको ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर तुम सही किए हो x-4 तो बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ भी आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा 2 और यहाँ x-4 इक्वल टू 0। और हम देखते हैं कि दोनों में फिर क्या कॉमन है, x-4 और x-4, तो दोनों से x-4 क्या हो जाएगा, ये x-4 कॉमन निकल जाएगा तुम्हारा और 9x + 2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि ऐसे जो भी सवाल रहता है उसके लिए फिर यहाँ से या तो हम इसको x-4 इक्वल टू 0 इन दोनों में से, या तो 9x + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसको पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, या इसको पक्षांतर करेंगे तो 9x प्लस नहीं, यहाँ पर इसको पक्षांतर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा -2। और इस प्रकार से हम इस फिर ये x का मान तो ये 4 आ गया, फिर इसका मान आया 9x - 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका मान जो का तो इसको पक्षांतर कर देते हैं तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2/9। और हम देखते हैं कि x का मान 4 आया, एक x का मान ऋण 2/2 तो 2/9, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए समीकरण का मूल x बराबर होगा हमारा 4 and 2 - 2/9 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है कि ये करना है कि गुणनखंड का जो सिस्टम है जैसे करके हम लोग करते थे बिल्कुल सेम वही रूप यहाँ भी अपनाना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक और विधि की कैसे हम इसको, एक दूसरा विधि की पूर्ण वर्ग विधि। तो ये पूर्ण वर्ग विधि वास्तव में ये होता है कि हमको एक साइड को इसका क्या बनाना होता है, पूर्ण वर्ग बनाते हैं और उसको फिर हम सॉल्व करते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे एक हम समीकरण ले लिए 2x² + x - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसका पूर्ण वर्ग जैसे बनाएंगे तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे मेन चीज़ हमको ये करना है कि जो भी सवाल रहेगा उसको हम लिखेंगे और उसके बाद उसको जैसे ये है तो हम इसको सॉल्व करने के लिए लिख लेते हैं। एक बार तो दिया है, जो चीज़ दिया रहेगा उसी को तुमको लिख लें, 2x² x - 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से तुमको क्या करना है कि जो भी अचर पद है तो अचर पद को सेकेंड साइड पक्षांतर कर देना है कि जैसे इसमें 2x² + x और ये 4 है उसको इधर पक्षांतर कर देंगे। इसके बाद हम बेटर हो जो भी चर रहता है उसके साथ यदि जो है जो वर्ग में रहेगा, यदि पूर्ण वर्ग के अलावा कोई दूसरी संख्या हो, जैसे ये √2 है तो इसको √2x ऐसे करके लिख सकते हैं हम चाहे तो यहाँ पर। लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसा नहीं लिख के हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, 2 का इधर और यहाँ पर भाग दे देंगे हम। तो भाग देने से होगा क्या इसका कि हमको ये मान मिल जाएगा कि मतलब इसका हल हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे भाग देंगे तो हम लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, या सीधा उसको कर सकते हैं तो 2 का भाग देने पर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x का वर्ग और +x/2 और इधर भी हो जाएगा 4/2, या एक बार ऐसे लिख लो कि सभी पदों में 2 का भाग देने पर तो 2 कट जाएगा। अब यहाँ से हो गए x² और यहाँ से हम देखेंगे कि ये वास्तव में हो गया x और यहाँ पर हो गए ये 1 × 1/2 और ये इधर हो गया
2। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये x के वर्ग के रूप में है, तो हम यहाँ पर इसको x का वर्ग ही रखेंगे और यहाँ पर हमको इस x को 2x के रूप में लिखना है। और 2 करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको फिर से नीचे में भी 2 का गुणा करना पड़ेगा कि ऊपर में 2 का किए नीचे में 2 का, और ये वाला जो 1/2 है ये 1/2 का 1/2। तो हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर a के रूप में जैसे हम यहाँ पर किस समीकरण का उपयोग करेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, मैं इसको लिख देता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इस रूप में लाना है हमको। तो क्या होता है इसका कि a का वर्ग प्लस 2ab और प्लस b का वर्ग। तो इस रूप में लाने के लिए हमको क्या करना होगा कि a का वर्ग धन b का वर्ग 2ab, तो 2ab के रूप में 1/4 आ जाएगा। तो अभी फिलहाल ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ से इसको लिख देते हैं कि x का वर्ग धन 2x इंटू 1/4, और इसमें 1/4 है तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/4 का वर्ग इधर जोड़ देंगे और 2 और इधर -1/4 का वर्ग, ऐसे करके इसको घटा देंगे। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि इसको और आगे कैसे करते हैं। तो ये अब हो गया पूर्ण वर्ग। किसका पूर्ण वर्ग हुआ, x का x और प्लस 1/4, और इसका हो गया तुम्हारा पूर्ण वर्ग। इस सूत्र से इसको इस लाइन में लिखना वो बेटर रहेगा। मैं यहाँ पर पहले से लिखा बताने के लिए, तो इधर हो गया। अब इसके बाद इधर का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये -1/16। तो यहाँ से ये x प्लस 1/4 और ये वर्ग, और यहाँ से इसका लघुत्तम निकालेंगे तो 16 और 16 दूनी 32 और ऋण 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 31/16। अब यहाँ से इसका हम लोग क्या ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर, यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर या करने पर, तो यहाँ से इसका मान कितना हो जाएगा x प्लस 1/4 और इक्वल टू प्लस माइनस लेना है तुमको, और ये √31 हो जाएगा 4। और इस प्रकार से तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो जैसे ये उधर जाएगा तो इसके 2 मान हमारा निकल जाएगा। जैसे इसका उस साइड करेंगे तो एक बार प्लस चिन्ह पर हमारा क्या हो जाएगा कि इधर करें ये प्लस चिन्ह लेंगे तो ये √31/4, और इधर जाएगा ये जाएगा तो -1/4, तो इधर से हो जाएगी इसका लघुत्तम निकलेगा 4, और ये √31 - 1, ये तुम्हारा x का मान हो जाएगा। और यदि हम इधर करेंगे तो x का मान ये माइनस में लेंगे -√31 और /4, और ये -1/4, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कि -√31 और -1 और /4, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि इस प्रकार से। तो हमको क्या करना है, इसमें हम लोग देखें कि जो भी था उसका हम लघुत्तम किए, क्या किए कि पहले जो अचर पद है उसको सेकेंड साइड में ट्रांसफ़र किए। ट्रांसफ़र करने के बाद जो x के साथ यदि पूर्ण वर्ग के अलावा कोई संख्या होगा तो उसको हमको क्या कर देना है, पूर्ण वर्ग के अलावा कोई संख्या होगा तो उसको इधर भाग देना है सारे पदों में, और उसके बाद इस प्रकार से हमारा हल निकल जाएगा। और लास्ट में फिर इसको प्लस माइनस लेना है। प्लस माइनस लोगे तो जैसे हम गुणनखंड में करते थे तो 2 मान निकलता था, उस प्रकार से इसका भी मान निकल जाएगा। अब हम आगे द्विघात समीकरण का अनुप्रयोग देखेंगे कि कैसे उसका अनुप्रयोग होता है। तो मतलब व्यवहारिक सवाल, तो हम देखते हैं कि इसके लिए एक सवाल ले लेते हैं। ये पिछले बार आया था, एक बार तो एक आयताकार खेत का परिमाप हमको दिया है कि
82 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 400 मीटर दिया हुआ है। तो खेत की हमको चौड़ाई ज्ञात करना है, केवल चौड़ाई ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो भी दिया है उसी को मानेंगे ना, यहाँ लंबाई और चौड़ाई दो चीज़ नहीं मानेंगे। जैसे हमको चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई मानेंगे। यहाँ हम लिखते हैं सॉल्व, और सॉल्व करने के बाद इसको मान लेते हैं माना जो खेत है, अब आयताकार ही है तो खेत की चौड़ाई कितना मान लेते हैं उसको हम x, और क्योंकि मीटर में दिया है तो x मीटर है ना। इसके बाद और दिया है हमको कि इसका आयताकार मतलब खेत का परिमाप कितना दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। खेत का परिमाप है हमारा, परिमाप इक्वल टू दिया है 82 मीटर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि खेत की लंबाई को लंबाई रहने देते हैं। तो खेत का परिमाप कितना होता है 2 और लंबाई और धन चौड़ाई, तो ये बराबर हो गया 82 मीटर। तो यहाँ से 2 का 2, लंबाई का लंबाई रहने देते हैं हम, और प्लस चौड़ाई का कितना हो जाएगा x, तो इक्वल टू 82। अब यहाँ से हम करेंगे तो 2 गुणा लंबाई और धन 2 गुणा x बराबर कितना हो जाएगा ये 82, या नहीं यार सीधा हमको भाग दे देना था कि 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये तो यहाँ पर हो जाएगा लंबाई धन x बराबर 41। तो लंबाई बराबर हमारा निकल जाएगा 41 माइनस x मीटर। ये हमारा कोई भी नंबर दे सकते हैं हम इसको कि ये समीकरण हुआ ऐसे करके। अब इसके बाद हमको दिया हुआ है कि इसका खेत का क्षेत्रफल, तो यहाँ से हम लिख लेंगे खेत का क्षेत्रफल दिया है हमको 400 वर्ग मीटर। तो खेत का क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 400। तो लंबाई चौड़ाई हम देख लिए हैं, लंबाई हमारा कितना है 41 माइनस x, और चौड़ाई कितना है x, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। अब यहाँ से हमको करना है तो इसको क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे। तो 41x माइनस x स्क्वायर और इक्वल टू 400। यहाँ से सबको हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं x स्क्वायर ताकि ये हो जाए। तो x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, x स्क्वायर ये इधर जाएगा और ये इधर और ये इधर जाएगा तो माइनस 41x, और ये इधर है तो ये 400, और ये इसको इधर ले गए लेकिन जीरो को सामने नहीं लिख के अपन पीछे साइड लिख देते हैं। तो इस प्रकार से तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 400, और ये क्या बन गया हमारा एक वर्ग समीकरण। अब इसको हम गुणनखंड के रूप में करेंगे तो हमारा गुणनखंड करने का जो विधि है वो सेम अब यहाँ पर लागू होगा। जैसे 400 तो इसमें 400 एकम 400, तो 41 को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है ताकि उसका गुणा करें तो 400 आए, और जोड़े या घटाए तो 41। तो इसके लिए हमको मिलता है कि दो संख्या x स्क्वायर और माइनस 25x और माइनस 16, तो 25 16 होता है 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको क्या करना है कि जैसे यहाँ से हम सबसे पहले x स्क्वायर और माइनस 25x इसका जोड़ा बना देते हैं। अब देखो यहाँ पर जो मैं पिछले सवाल में बताया था ये वही चीज़ आया कि माइनस यहाँ है, तो तुमको भूलना नहीं है कि अक्सर यहाँ पर
तुम जैसे बच्चे या बहुत सारे बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि हम सीधा कोष्टक लगा देते हैं। तो कोष्टक नहीं लगाना है, कोष्टक माइनस लिखोगे फिर कोष्टक लगाओगे, फिर ये माइनस में से कॉमन निकालना है। तो माइनस 16x, और क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है और कोष्टक कॉमन निकला तो ये हो जाएगा ऋण 400 और बराबर 0। और इस प्रकार से अब अलग अलग कोष्टक से कॉमन, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो x, और ये x माइनस कितना हो जाएगा 25, फिर ये माइनस, फिर 16 से वैसे ही करेंगे तो ये 16 निकलेगा। यहाँ भी अब हम जानते हैं कि यदि पहले कोष्टक में x माइनस 25 आया तो इसमें से भी x माइनस 25, क्योंकि हम यहाँ पर किए तो भी 25 16 किए थे 400, इस प्रकार से। अब इसके बाद क्या करते हैं, दोनों से कॉमन निकालते हैं। तो दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 25, और यहाँ बच गया x, और यहाँ कितना बच गया, चिन्ह समेत लिखोगे माइनस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें हम, ये दो गुणनखंड आया है x माइनस 25 x माइनस 16। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम दोनों को x माइनस 25 इक्वल टू 0 होगा, या क्या होगा x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x माइनस x इक्वल टू 25 या x इक्वल टू 16। अब इसमें से हम देखते हैं कि x का मान 25 आया और ये 16 आया, अर्थात इसमें से 25 और 16 में से दोनों एक लंबाई है और एक क्या है, चौड़ाई। तो हमको पूछा है कि इसका चौड़ाई क्या होगा, कि लंबाई और चौड़ाई है, तो दोनों बता रहा है खेत की चौड़ाई। तो इसमें से 25 और 26 और लंबाई और चौड़ाई है, या यहाँ पर हम लोग माने हैं कि इसका जो ये है कि चौड़ाई x है। तो दोनों में से हो सकता है कि एक इसका चौड़ाई जो है, या तो हमारा जो खेत है, खेत की जो चौड़ाई है या तो 25 सेंटीमीटर 25 होगा, या तो 16 मीटर। मतलब चौड़ाई तो स्वाभाविक रूप से लंबा को अपन लेते हैं, तो इसमें से ये चीज़ की 25 मीटर या 16 मीटर, तो दोनों हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर 25 और 16 दोनों आएगा। अब हम वर्ग समीकरण को हल करने का एक फार्मूला देखेंगे कि हमारा यदि वर्ग समीकरण हो, है ना, कि वर्ग समीकरण का मानक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, तो उसका जो सूत्र होता है वो हमारा होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये जो मान है सब चीज़ इसके ऊपर निर्भर करता है, जिसको विविक्त कर बोला जाता है। तो वर्ग समीकरण का इसको विभेदक या विविक्त कर भी बोला जाता है। विविक्त कर या पेपर में जो भी नाम से आता है तुम्हारा, तो उसको तुमको ध्यान रखना है कि ये विविक्त कर और विभेदक, और इसमें इसको डी से लिखते हैं क्योंकि इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डी फॉर तो इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसी प्रकार से इसी के ऊपर इसका हल निर्भर करता है कि इसका हल कैसे होगा। तो इसके लिए जैसे हम उसमें द्विघात जो एक चर का दो चरों का जो रैखिक समीकरण पढ़े थे उसमें जैसे मूल बताते थे, तो इसमें भी मूलों की प्रकृति बताएंगे। और ये विभेदक पर निर्भर करता है। यदि d ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हो, तो यदि इसका मान d इक्वल टू डी ग्रेटर देन, मतलब d का मान धनात्मक हो, d का मान बड़ा हो शून्य से, मतलब शून्य से बड़ा जितना भी आए, चाहे वो बटे में आए चाहे जैसे में भी आए, लेकिन d का मान हमको, d का मतलब इसका मान शून्य से बड़ा आएगा, तब जो समीकरण है उसका हल निकलेगा, वास्तविक होगा और दो अलग अलग मान निकलेंगे। लेकिन यदि उसका मान मान लो 0 हो जाता है, जैसे हम इस समीकरण में देखते हैं, इसका मान यदि 0 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो एक बार जोड़ेंगे और घटाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए यदि इसका मान 0 हो जाता है तो मूलों का जो मूल जो है वास्तविक होगा, लेकिन उसके दोनों मूल क्या होंगे, बिल्कुल समान होंगे। तीसरा होता है यदि d लेस देन 0, लेस देन 0 कहने का मतलब उसका जो मान है वो
माइनस में होगा, तो माइनस में होगा तो मूल काल्पनिक और असमान। तो इस स्थिति में तुमको हल नहीं करना है और बता देना है कि समीकरण का मूल काल्पनिक है या समीकरण का हल नहीं है, ऐसे करके लिख दोगे तो भी चलेगा, या मूल काल्पनिक है, इस प्रकार से। तो इसको हम लोग करने के लिए एक सवाल देखते हैं कि हमारे पास एक सवाल है कि जैसे हम विविक्त कर ज्ञात करके ही मूलों की प्रकृति बताते हैं। तो पेपर में आता है, जैसे खासकर यही आता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 3x² - 2√6 + 2 = 0। तो इसका विविक्त ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति बताना है। कि मैं दोनों सवाल एक साथ ले लिया, लेकिन तुमको याद रखना है यदि मूलों की प्रकृति निकालने को बोलेगा तो भी विविक्त कर निकालना ही है। अर्थात जैसे हमको दिया है, सबसे पहले दिया है उस चीज को लिखने का आदत बनाना। जैसे 3x² - 2√6x + 2 = 0। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर तीनों का मान जैसे तुलना करेंगे तो a का मान कितना है 3, b का मान कितना है -2√6, प्लस माइनस समेत लिखोगे b का मान, और c यहाँ पर कितना है 2। तो यहाँ से हम इसलिए विविक्त कर इसमें तुमको ये चीज ध्यान रखना है कि यदि विविक्त कर बोलेगा कि ज्ञात करो तो केवल विविक्त कर निकाले, फिर हमारा जो चूंकि सूत्र लिख रहे हैं तो b² - 4ac। तो मैं ये बता रहा था कि केवल यदि विविक्त कर बोले तो इसमें तुमको केवल इसका विविक्त कर निकालोगे, फिर तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि तुमको मूलों की प्रकृति बोलेगा तो वहाँ पर तुमको क्या करना है कि मूलों की प्रकृति बोलेगा तो उसमें तुमको विविक्त कर निकालना ही है और उसके बाद उसकी प्रकृति बताओगे। तो जैसे इसका वर्ग है तो यहाँ से हम इन दोनों का वर्ग करेंगे तो माइनस है, तो माइनस का वर्ग प्लस और 2 दूने हो जाएगा 4, और 6 का भी वर्ग हो जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा, केवल कितना आ जाएगा 6, और यहाँ 4 दूनी 4 तिया 12, और 12 दूनी हो जाएगा 24, और यहाँ पर भी हो जाएगा 24 और -24, और इक्वल टू कितना हो गया 0। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, जो d का मान है वो 0 हो गया। यदि मान लो हमारा विविक्त कर निकालने को बोलता तो ये हमारा आंसर हो गया, और यहीं तक सवाल क्लोज। मतलब यहाँ से आगे तुमको नहीं बढ़ना है। लेकिन हमको क्योंकि बोल दिया है कि मूलों की प्रकृति, तो यदि सवाल में केवल मूलों की प्रकृति बस बोला भी रहा तो तुमको यहाँ से आगे बढ़ना है, क्योंकि ये तो कंपलसरी निकालना ही पड़ेगा विविक्त कर, और केवल विविक्त कर बोलेगा तो ये आंसर। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे, चूंकि d जो है d = 0 है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए समीकरण जो है, जो समीकरण है, समीकरण का जो मूल है, समीकरण का मूल वास्तविक होगा, वास्तविक व समान होगा। मतलब दोनों मूल एक जैसे रहेंगे। ये हमारा हल हो गया, और ये क्या होगा तुम्हारा आंसर, यदि मूलों की प्रकृति पूछता है तब। इसके बाद हम लोग इसके सूत्र में आते हैं। इसके पश्चात यदि ऐसा सवाल देता है k का मान ज्ञात करो यदि समीकरण का मूल वास्तविक व समान हो, इसमें उल्टा दे दिया। उसमें हमको मूलों की प्रकृति बताना था, जैसे हम पिछले में अध्याय में किए थे, बिल्कुल सेम उसी प्रकार से। तो k का मान ज्ञात करो यदि समीकरण का मूल वास्तविक व समान है। तो यहाँ भी तुमको बिल्कुल सेम चीज करना है। पहले जो दिया रहेगा उसका उपयोग करना है, और उसके बाद ही तुमको आगे बढ़ना है। जैसे यहाँ पर उसको करना है कि 2x² जो भी चीज़ दिया है उसको लिख लेंगे हम, 2x² प्लस फिर kx प्लस 9/8 = 0।
यहाँ पर हम उसका मान लिख लेंगे कि इसमें सबसे पहले तुमको यही काम करना है, ए का मान लिखना है, फिर बी का मान लिखना है और फिर सी का कि 9/8। अब यहाँ पर जो चीज़ दिया है उसका उपयोग करेंगे। चूंकि समीकरण दिया रहेगा तो सबसे पहले यही लिखेंगे, फिर प्रतिबंध लिखेंगे। समीकरण का मूल वास्तविक व समान है, तो इसलिए क्या होगा, उसका प्रतिबंध लगाएंगे कि d इक्वल टू कितना होगा, d या बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना होगा, 0। फिर यहाँ से हम बी स्क्वायर का मान रख देंगे, बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4 का 4a का 2 और c का 9/8 और इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखते हैं 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ से के स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू 9 और के इक्वल टू क्या हो जाएगा +-3। और इसलिए के का क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 3 और -3 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले इसमें तुमको यदि दे दिया प्रकृति पूछेगा तो डी का निकाल के बताओगे, और यदि पहले से प्रकृति दे दिया जाएगा कि इस टाइप का है इसका, तो वहाँ पर तुमको क्या करना है, उस प्रतिबंध का उपयोग करके उसका मान निकालना है। यहाँ से अब हम देखते हैं कि जो सूत्र हम लोग देखें उसकी सहायता से हम एक समीकरण को हम हल करेंगे कि यहाँ हमको दिया ये साल व यहाँ, फिर इसके बाद हमको दिया है, तो दिया है हमें क्या दिया है कि 2x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 6x और +3 और इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ हम जो जो मान है उसको लिख लेंगे। a बराबर कितना है 2, b बराबर हमारा कितना है -2 अंडर रूट 6 और c बराबर कितना है 3। तो यहाँ पर सूत्र हम जानते हैं, है ना, क्या होता है x इक्वल टू -b और फिर + अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac और अपान हो जाएगा इसका 2a। अब यहाँ से हम मान रख देते हैं इसका, तो माइनस का माइनस और इसका माइनस समेत है तो माइनस रहेगा। तो तुमको ध्यान रखना है यहाँ पर यही बहुत सारे गलती होता है कि माइनस रहेगा तो वहाँ पर तुमको अगला माइनस को कोष्टक में रखना है और फिर प्लस माइनस और इसके बाद ये अंडर, इसको भी वैसे ही रखेंगे कि 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3 और इसके बाद हम नीचे में वही मान रखेंगे कि नीचे में क्या हो जाएगा इसका, तो ये नीचे में 2 इंटू 2, यहाँ से इसका मान हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस को नहीं लिखते 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस इसको हम करके भी लिख सकते, 2 दूने 4 और 6 चौक 24 और माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 और बटे इसका हो जाएगा 2 दूने 4। अब यहाँ से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा हमारा 2/अंडर रूट 6 और ये 4, तो 2 एकम 2 2 दूने 4 मतलब अंडर रूट 6/4 और यहाँ पर प्लस माइनस है इसलिए क्या होगा ये 2 बार लिखा जाएगा इसको। तो हमारा जो समीकरण का जो हल है इसलिए यहाँ पर लिखोगे तो समीकरण का जो हल होगा x बराबर कितना हो जाएगा
√6/4 और √6/4 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसमें तुमको ध्यान रखना है कि x का मान हमेशा 2 ही आएगा, क्योंकि x का घात 2 रहता है तो उसका मान भी 2 ही निकलेगा। और इस प्रकार से ये सूत्र की सहायता से ये हल हो जाएगा। इसके बाद हम वर्ग समीकरण के मूल पर आते हैं कि वर्ग समीकरण ऐसा दिया हो तो उसका हम सीधा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं बिना मूलों का पता कर हुए। तो मान लो 2 मूल है, एक समीकरण है जिसके 2 मूल अल्फा और बीटा है, तो मूलों का योगफल को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, उसका मान होता है -b/a। ये पढ़ चुके हो जैसे पिछले कक्षा में, उसमें रैखिक समीकरण था, युगपत समीकरण था, बोल दीजिए कि रैखिक युगपत समीकरण। इसमें हम वर्ग समीकरण पढ़ रहे हैं और मूलों का गुणनफल c/a। तो जो पिछले में पढ़े थे बिल्कुल सेम वही चीज़ है, यहाँ कोई भी अलग नहीं है। इसी प्रकार से एक और चीज़ होता है, यदि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पता हो या दिया हो तो हम वर्ग समीकरण बना सकते हैं। या सिंपल सा मूलों का योगफल दे, मूलों का गुणनफल या मूल दे, तो मूलों का योगफल और उसका गुणनफल हम खुद कर लेंगे और वो समीकरण बना लेंगे। तो इसका सूत्र होता है x का वर्ग, फिर माइनस करते हैं, फिर मूलों का योगफल में x का गुणा करते हैं, फिर प्लस मूलों का गुणनफल और उसको 0 कर देते हैं, तब हमारा समीकरण बन जाता है। तो इसके लिए हम एक सवाल लेते हैं और देखते हैं इसको हल करके, तो आसानी से ये बन जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है कि हमको दिया है, उस चीज़ को लिख लेते हैं कि दिया है हमको कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो हमको दिया हुआ है मूलों का योगफल, अर्थात हम इसको किस रूप में लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारा है -4 और मूलों का गुणनफल ये है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -12। अब हम जानते हैं कि यदि ऐसा हो तो वर्ग, इसलिए जो वर्ग समीकरण है वो क्या होता है, इसलिए वर्ग समीकरण का हम जो फार्मूला पढ़े हैं ऊपर में कि x का वर्ग होता है, फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस ये x और अल्फा इंटू बीटा, मतलब मूलों का गुणनफल और इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका मान रख देंगे कि x का वर्ग माइनस मूलों का योगफल कितना है माइनस, तो माइनस कभी भी आए तो तुमको ध्यान रखना है उसको कोष्टक में ही रखोगे, नहीं भूलोगे इस बात को। और अल्फा ये बीटा ये भी माइनस में है तो इसको भी कोष्टक में और इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम करेंगे एक x का वर्ग, ये माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा हमारा 4x और ये प्लस और माइनस ये माइनस और इक्वल टू 12 और इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण। ये बहुत ही आसान है, इस अध्याय से बहुत ही आसान है और इस अध्याय से जो भी सवाल आएगा वो बहुत इजीली बनना चाहिए। इसके पश्चात हम एक सवाल लेते हैं जिसमें मूल दिया रहे, तो मूल दिया हो तो कैसे समीकरण बनाते हैं। ये सवाल कई बार आया है पेपर में, ऐसे ही सवाल आते हैं, सेट रहे तो 2-2 नंबर में या कुछ में भी 2 नंबर में खास कर आता है 2 में। तो यहाँ पर तुमको मूल दिया है, तो मूल दिया है तो यहाँ पर लिख लेंगे मूल अल्फा बराबर, एक को अल्फा मान लेते हैं 6 प्लस √5 और एक को हम मान लेते हैं बीटा 6 माइनस √5। अब यहाँ से क्या करना है हमको, एक बार मूलों का योगफल निकाल लेंगे। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों को जोड़ देंगे, 6 प्लस √5 और प्लस 6 माइनस √5। तो यहाँ से हम देखते हैं √5 कट जाएगा, हमारा इसका मान कितना आ गया, 6 और 6 12। इसके बाद होता है मूलों का गुणनखंड, की मूलों का गुणा कर लेते हैं अपन, मूलों का गुणनफल।
फल, तो इसमें तुमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि मूल है तो सिंपल सा है, उसको एक बार क्या करेंगे हम जोड़ देंगे और एक बार उन्हीं दोनों का गुणा कर देंगे। तो ये चीज़ का हमको ध्यान रखना है, सिंपल सा। और यदि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दें तो जैसे पिछले सवाल में सीधा किए थे वैसा कर देंगे। तो इसमें गुणा करेंगे तो ये फार्मूला है a प्लस बी का वर्ग, a प्लस बी, और यदि a माइनस बी हो तो इसका हो जाता है a का वर्ग और माइनस हमारा होता है b का वर्ग। और यहाँ पर जो भी फार्मूला लगे उसको बगल में लिख दिया करो, वो ज़्यादा सूटेबल होता है। तो यहाँ 6 और माइनस √5 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 3 तिया 6 छक्के 36 और ऋण कितना हो जाएगा हमारा 5, तो 36 में से 5 गए तो हमारा हो जाएगा 31। और इस प्रकार हमको ये मूलों का योगफल मिल गया, ये मूलों का गुणनफल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे अब, इसलिए हम वर्ग समीकरण लिख देंगे कि हमको वर्ग समीकरण का फार्मूला पता है कि वर्ग समीकरण क्या होता है। तो यहाँ से क्या होता है कि वर्ग समीकरण x² इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल x और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से उसका मान केवल रखना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आया है 12x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान आया है तुम्हारा कितना 31 और इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा वर्ग समीकरण। तो इस प्रकार से तुमको जो भी दे, मूल दे तो मूल, यदि उसका योगफल दे सीधा और गुणनफल तो सीधा मान रखना है, और मूल देगा तो तुमको क्या करना है, पहले उसको जोड़ोगे एक बार और एक बार उसका गुणा करोगे, फिर उसका मान ऐसे रखना है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। एक और सवाल लेते हैं इसी प्रकार से, जैसे फार्मूला में हम देखें कि वर्ग समीकरण इतने के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करो। तो इसमें सिंपल सा हमको फार्मूला लेना है और मूलों का योगफल निकालना है और मूलों का गुणनफल। तो सबसे पहले जो दिया है समीकरण उसको हम लिख लेते हैं। क्या होगा 2x² माइनस 2x और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो चीज़ है मूलों का योगफल है, मतलब निकालना है, तो हम a का मान लिख लेते हैं। a का मान यहाँ कितना है 2, b का मान यहाँ कितना है -2 और c का मान कितना है 3। तो इस प्रकार से देखते हैं a b c निकल गया। अब सीधा हम लोग लिखते हैं कि हमको सूत्र पता है मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा का मान, या क्या होता है -b/a। तो इसका मान रख देंगे, माइनस का माइनस और 2 का भी होता है -2/2। तो ये माइनस, ये माइनस प्लस और 2 ये, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मूलों का योगफल। एक आंसर हो गया है ये। अब इसके पश्चात हम इसका मूलों का गुणनखंड निकालेंगे। तो मूलों का गुणनफल ना, मूलों का गुणनफल ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। तो c का मान हमारा कितना है 3 और /2। तो ये तो आगे कुछ हल नहीं होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मान हो जाएगा कि इसका मान हो गया हमारा मूलों का गुणनफल 3/2। और इस प्रकार से ये पूरा अध्याय बहुत ही आसान है और हमारा ये अध्याय कंप्लीट हो गया। यदि ये हमारा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगले के लिए हमारे चैनल को नोटिफिकेशन ऑन रखें। धन्यवाद।